प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गांधी जयंती के मौके पर आईआईटी इंदौर के अकादमी पॉट्स का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। यहाँ नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर से ऑनलाइन शामिल हुए और पीएम अजय योजना के तहत छात्र छात्रावास और संसाधन के आधारभूत संरचना के विकास के तीसरे चरण की आधारशिला भी रखी। शैक्षणिक भवन जिन्हें पॉट्स कहा जाता है लगभग 44,000 वर्ग मीटर में फैले हुए और लगभग 128.9 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। इस भवन में विभिन्न प्रतियोगिताएं और शैक्षणिक विभागों की कार्यालय शामिल हैं। संस्थान की प्रयोगशालाएं एनईपी 2020 के अनुरूप अंत विषय पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों पर जोर देती हैं। आईआईटी इंदौर ने 21वीं सदी के ज्ञान समाजों और उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने शैक्षणिक कार्यक्रम, अनुसंधान पहल और आउटरीच गतिविधियां विकसित की हैं। विश्व स्तर पर सोचे, विश्व स्तर पर कार्य करें कि मंत्र के साथ आईआईटी इंदौर सीखने और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बन रहा है। इंदौर में खेलो एमपी यूथ गेम्स का रंगारंग आगाज हुआ है। इसी के साथ मेजबान इंदौर ने राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 में जोरदार शुरुआत करते हुए बास्केटबॉल स्पर्धा में अपना दबदबा बनाया। मध्य प्रदेश खेल विभाग द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के ग्रामीण और शहरी खेल प्रतियोगिताओं को निखारने के उद्देश्य से खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग की राज्य स्तरीय स्पर्धा खेली जा रही है। स्पर्धा का औपचारिक शुभारंभ मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रमेश मेंदोला, विधायक महेंद्र हाड़िया, महापौर पुष्पमित्र भार्गव और कलेक्टर इलैया राजेटी की मौजूदगी में हुआ। शुभारंभ के साथ ही कार्यक्रम में एशियन गेम्स की घुड़सवारी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले इंदौर के खिलाड़ी सुदीप्ति हजेला को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में 8 संभाग से आए टीमों ने खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति भी दी गई। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे है ना प्रतिभागी हैं, मतलब है ना जिस ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, शहरी क्षेत्र से आते हैं, उनका परफॉर्मेंस करने के लिए एक मंच है ना, मतलब है ना हमको उठ करके देना था। मतलब ये गेम डेफिनेटली वो देगा। एंड यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया था, उसमें डिविजनल लेवल भी इंदौर होस्ट किया है। आज मतलब है ना आज से ना ये शुरू हो रही है स्टेट लेवल का 3 गेम्स है, जैसा भी माननीय महापौर महोदय ने बताया। वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस एंड बास्केटबॉल का इंदौर है ना मेजबानी करेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी कमर कसी ली है और इसी के तहत अब पूरे प्रदेश में इन दिनों बड़े बड़े नेताओं का दौर हर जिले भर में जारी है। वहीं राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच पहुंचकर कांग्रेस की नीति और रणनीतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इधर एक दिवसीय दौरे पर कमलनाथ इंदौर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों के सवाल पर यहां कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 है। चाहे वो आदिवासी अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। वहीं उज्जैन में मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए। मध्य प्रदेश नंबर 1 है देश में महिला अपराध में, आदिवासी अत्याचार में, भ्रष्टाचार में। मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में। मध्य प्रदेश को एक चौपट प्रदेश, घोटाला प्रदेश, भ्रष्ट प्रदेश बना। सर, इस पीड़िता से या इसके परिवार से बातचीत हुई है कुछ आपकी? इसके परिवार के कोई सदस्य थे नहीं। डॉक्टर की क्या कंडीशन है? डॉक्टर कह रहे हैं उज्जैन शहर में मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी दरिंदे भरत सोनी के मकान पर अब प्रशासन बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। जी हां, उज्जैन शहर में कुछ दिनों एक मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। दरअसल मासूम को रात्रि में अकेला देख उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर एक ऑटो चालक, जिसका नाम भरत सोनी बताया जा रहा है, इस शख्स ने मासूम को अकेला देखा और अपने ऑटो में बिठाया, जिसके ऑटो के पीछे अर्जुन लिखा हुआ था। बस यही उसका सुराग था, जिसके चलते यह आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बताया जा रहा है सतना की रहने वाली मासूम, जो कि मानसिक रूप से कमजोर है और वह
भटकते हुए रेलवे स्टेशन पर करीब 3:30 बजे उज्जैन पहुंची थी और यही रेलवे स्टेशन पर उसके अकेलेपन का फायदा उठाया था ऑटो चालक भरत ने और एक एकांत सुनसान जगह में ले जाकर उसके साथ कृत्य किया था। मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के बाद मासूम घबरा सी गई। वह अपने हालात बयां तक नहीं कर पाई और घंटों बदहाल स्थिति में सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाती रही, जिसके कई दृश्य भी सीसीटीवी फुटेज में सामने आए थे। बालिका के बदहाल घूमने की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, इसके बाद पुलिस हरकत में आई और मासूम को सबसे पहले अस्पताल लाया गया और उसका मेडिकल चेकअप हुआ। इस दौरान मेडिकल चेकअप में बात सामने आई कि मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ है, वह भी 3:30 से 5 के आसपास। इसके बाद पुलिस ने खोजबीन और छानबीन शुरू की तो मासूम सतना की रहने वाली, जो कि पिछले कई दिनों से गुमशुदा थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सतना थाने में दर्ज थी, इसी के आधार पर मासूम की शिनाख्त हुई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तत्काल रेलवे स्टेशन से ऑटो चालकों को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की। इसके बाद इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले आरोपी पर आखिरकार कानून के हाथ पहुंच गए, यानी कि दुष्कर्म करने वाले दरिंदे भरत, जो कि नाना खेड़ा का रहने वाला है, उसे पुलिस ने घर से उठाया और थाने लाई। इसके बाद भरत ने अपनी जुबानी पूरी कहानी बताई कि किस तरह उसने इस कृत्य को अंजाम दिया है। इधर भरत घबराए हुए पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस और भरत शर्मा की मुठभेड़ में भरत शर्मा को चोट भी आई थी, जिसके चलते उसे उपचार के लिए इंदौर भेजा गया है। इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस प्रशासन इस दुष्कर्म के मामले में पूरी तरह से एक एक बिंदु पर अपनी नज़र बनाया हुआ है। प्रशासन भी चाहता है कि इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले दरिंदे को आखिरकार कड़ी से कड़ी सजा हो, यहाँ तक कि फांसी की। ऐसे सुराग जुटाए जा रहे हैं। इधर उज्जैन शहर में इस दुष्कर्म के मामले में कई समाजजन भी मैदान में उतरे हैं और भरोसा पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत शासन प्रशासन ने अब भरत के मकान को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल नाना खेड़ा पर भरत जहाँ रहता है वह निगम की जमीन है। 20 बाई 80 फीट की इस जगह पर मंदिर के नाम पर पुजारी ने यहाँ पर अस्थायी अतिक्रमण करा हुआ है, जिसे अब हटाने की शासन प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। इधर अतिक्रमण हटने के डर से पीड़िता को अपनाने का प्रस्ताव परिजनों ने रखा है और इसको लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। जे आरोपी की माता राखी एवं पिता राजू ने अतिक्रमण हटने के डर से पीड़िता को अपनाने का प्रस्ताव कलेक्टर को दिया है। मंगलवार को दोनों कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने आवेदन में लिखा है कि प्रशासन एवं समाज इजाजत दे तो मैं लड़की को मन से बहू स्वीकार करने को तैयार हूँ। देवास रोड से इंदौर रोड को मिलाने वाले MR2 पर होटल अवंतिका के पास आरोपी का परिवार नगर निगम की 20 बाई 80 फीट मंदिर के पुजारी के नाम पर अस्थायी अतिक्रमण जमाए हुआ है। चारों ओर से गैल्वेनाइज्ड पतरे की शीट से आवास बना रखा है। आरोपी के पिता बताते हैं कि वह यहाँ पर 2 दशक से रह रहे हैं। करीब 20 वर्ष पूर्व यहाँ एक धर्म स्थल का विवाद हुआ था। यहीं पर एक अन्य धर्म स्थल भी है। तत्कालीन तौर में यहाँ धर्म स्थल की क्षति पहुँचाने के मामले में उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन के समक्ष क्षति पहुँचाने वालों को पहचाना था। उसके बाद उन्हें यहाँ पुजारी बतौर रहने के लिए कहा गया था। अतिक्रमण हटने की उनके पास जानकारी भी है और नगर निगम के अधिकारी उनके पास आए भी थे। उन्होंने कलेक्टर को आवेदन देकर मानवता के नाते मकान तोड़ने से रोके जाने अनुरोध किया है। वह यह भी कहते हैं कि जो तोड़ने आएंगे उनसे पूछूंगा कि हम कहाँ जाएं, आप ही बताएं और इन 4 मासूमों का कसूर भी बताएं। आवेदन में राजू एवं राखी ने लिखा है कि भरत के इस तरह के आरोपी होने से हमारा जीवन नर्क बन गया है। अगर मुंह छिपाने की जगह भी छीन ली गई तो हमारे पूरे परिवार के सामने आत्महत्या के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचेगा। राजू ने अपना आवेदन कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक दोनों को दिया है। नगर निगम के जोन 6 के भवन अधिकारी हर्ष जैन बताते हैं कि हम विधि अनुसार कार्रवाई करने में अग्रसर हैं, नियमानुसार काम कर रहे हैं। हमने कोरोना काल में वर्ष 2020 में भी अतिक्रमण हटाया था। वे यह भी कहते हैं कि भवन शाखा के पास स्थायी अतिक्रमण हटाने के अधिकार हैं। अस्थायी अतिक्रमण हटाने के अधिकार नगर निगम की अन्य शाखा को है।
इधर सोनी समाज के सराफा एसोसिएशन ने एक ज्ञापन कलेक्टर और एसपी को दिया है और उसमें कहा है कि राजू सोनी का परिवार सोनी नहीं है, समाज में इनका किसी तरह का कोई ताल्लुकात नहीं है, यहाँ तक कि समाज में रिश्ता तक नहीं जोड़ा है। आरोपी के पिता राजू एवं मां राखी बताते हैं कि उनके एक पुत्री एवं 4 पुत्र हैं। उनमें से सबसे छोटा पुत्र अर्जुन नागर है, जिसके 8 माह पूर्व सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी और वही ऑटो चलाता था जिस ऑटो के पीछे अर्जुन लिखा हुआ है। उसकी मौत के बाद उसके भाई यानी कि दुष्कर्म का आरोपी भरत सोनी ऑटो चलाने लगा। भरत की अभी तक शादी नहीं हुई है। दोनों विवाहित पुत्र एवं उनकी पत्नियां यहीं उनके 4 बच्चों के साथ रहती हैं। बच्चों में सबसे बड़ी बच्ची 5 साल की है एवं उसमें से छोटी 2 बच्चियां क्रमशः 4 वर्ष एवं 2.5 वर्ष की है। उनसे छोटा एक पोता मात्र 13 माह का है। राजू के अनुसार वे मूलतः सागर के रहने वाले हैं। उनके पिता मिलिट्री से रिटायर्ड रहे हैं और उनकी शादी उज्जैन में हुई है। उनकी पत्नी मुंबई की है और सिंधी समाज से है। राजू कहते हैं कि वे खुद बैंक कर्ज की ई-रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। भरत के इस तरह के घिनौने अपराध के बाद अब वह समाज में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे हैं। सोनी समाज के विरोध के लिए राजू का कहना है कि वे भी बताएं कि मैं कौन हूँ। मेरे पिता की शादी उज्जैन में हुई है। मेरे 3 काका एक फूफा है, आसपास के ही निवास करते हैं। सराफा एसोसिएशन फ्रीगंज के अध्यक्ष रविंद्र सोनी ने मंगलवार को एक ज्ञापन एसपी को दिया है, जिसमें कहा है कि दुष्कर्म भरत के परिवार द्वारा कथित रूप से सोनी सरनेम का उपयोग किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः भ्रामक है। उक्त परिवार का समाज से कोई ताल्लुकात नहीं है, ना ही इनका समाज में आना जाना है। उनका कहना है कि सोनी समाज को बदनाम करने वाले ऐसा परिवार पर भादवा की धारा 420 में भी प्रकरण दर्ज किया जाए, यहाँ तक कि शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए। मैंने तो उसको बच्चे को सिखाया नहीं ऐसा, और ना कभी मैंने सोचा कि मेरा बच्चा इस प्रकार से लिख ले। बच्ची मेरी होती या किसी की भी होती, ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा लगा हमें। नगर निगम के लोग भी आए थे, उन्होंने जानकारी जो ली वो मैंने उनको दी, आवेदन दिया मैंने कलेक्टर साहब को। अब वो उसकी जांच होगी। इस समय को देखते हुए तो मुझे कोई शरण देगा, कौन नहीं देगा। अपराधी उसके ऊपर इस प्रकार का है, कौन देगा मेरे को, कौन बात करेगा मेरे से, किसके आगे जाऊँ। मेरे को तो निकलने में शर्म आ रही है, कहाँ जाऊँगा मैं। प्रति मंगलवार अनुसार लगने वाली जन सुनवाई इस मंगलवार को भी आयोजित की गई। उज्जैन शहर के तमाम विभाग में अधिकारियों ने जनता दरबार लगाया और शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनी। इसी के तहत कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय में भी जन सुनवाई आयोजित की गई, जहां पर मौजूद अधिकारियों ने समस्याओं का तत्काल हल निकाला। इस दौरान शिकायतकर्ताओं की लंबी कतारें लगी हुई थी। राजगढ़ जिले के जेल में बंद कैदी की अचानक मौत के बाद यहां परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। यहां परिजनों का आरोप है कि जेल में बंद अनीस खान की सुबह से ही ज्यादा तबीयत खराब थी। यहां तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने कैदी को जिला अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही, लेकिन जेल कर्मचारियों ने अस्पताल में भर्ती कराने के लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि जेल में ही डॉक्टर हैं, वही इनका उपचार करेंगे। इसका हवाला देकर परिजनों को वहां से रवाना कर दिया गया। इसके बाद शाम को परिजनों को कैदी की मौत की खबर जेल प्रशासन ने घर पहुंचाई। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और यहां जमकर हंगामा मचाते हुए जेल प्रशासक पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल इस संबंध में न्यायिक जांच बैठाई गई है। एक एविल गोली मात्र जो 1 रुपए की आती है, वो अंदर देने के लिए 2000 देना पड़ते थे, तब जाके वो एक गोली अंदर उस पेशेंट के पास में पहुंचती थी। उसको एलर्जी होती थी, तो एक गोली एविल को देने के लिए 2000 रुपये लेते थे। यही नहीं, अगर हम सेव का पैकेट देने आते हैं तो 2000 दो, 1000 दो। अगर आप मिलने आए हैं तो जो वो पर्ची वगैरह बनाते हैं वो कहते हैं कि आप 200 रुपये रख के जाओ इस फाइल में, 500 रुपये रख कर जाओ। ये सब चल रहा था। आज इत्तेफाक था कि इनके पास पैसे अवेलेबल नहीं थे, तो इन्होंने ये पैसे इस वक्त में दे नहीं पाई, जिसके चलते यहाँ से 15 से 20 पेशेंट हॉस्पिटल गए, लेकिन वो नहीं गया। और उसने बोला हमें, जब हम सुबह में मिलने आए तो जिसकी मृत्यु हुई है मेरे जिया जी की, उन्होंने हमसे ये बात बोली है
कि आप एक काम करो, ये लोग यूँ बोल रहे हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल जब ले जाएंगे जब तुम्हारे घर वाले 5,000 रुपये दे देंगे, तुम्हारे घर वालों से कह दो 5,000 रुपये यहाँ दे जाए तो मैं तुम्हारा यहाँ पे प्राइवेट भी दिखा के इलाज करवा दूँगा। ये यहाँ पर बात हुई, हम लोग पैसे जोड़ने में लगे थे, इतने में उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि एक औरत जो कि 2 महीने से हर तीसरे दिन का 2,000-3,000 दे रही है तो वो सडनली 5,000 नहीं दे सकती। गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है कि मुजरिम चाहे किसी भी केस में हो उसका इलाज जेल के अंदर भी हो सकता है, सरकारी चिकित्सालय में भी हो सकता है, क्योंकि ये नियम कानून यहीं की जेल में है, राजगढ़ के अंदर। सेंट्रल जेल भोपाल भी, वहाँ पे भी तो मुजरिमों का इलाज होता है। आरोप है, किस प्रकार आरोप लगे, आरोप जब लगते हैं तो एग्जामिनेशन की बात होती है, इसकी इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के निष्पक्ष एसडीएम लेंगे, अधिकारी से कराएंगे, जो अधीक्षक का चार्ज है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे और जो भी सत्य होगा उसका नुकसान। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर यज्ञ करने वाले हवन कुंड खंडित हो गए हैं, जिसके कारण भक्तों की आस्था पर आहत पहुंच रही है। यहाँ पर मौजूद मंदिर पुजारी का कहना है कि समिति हर हवन पर 350 रुपये वसूलती है, लेकिन मरम्मत नहीं कराई जा रही है। कुंड खंडित होना ही नहीं चाहिए। कुंड खंडित हो तो उससे हवन करने का पुण्य यजमान को नहीं मिलता है, इसलिए कुंड पूरे कंप्लीट होना चाहिए, सारी सुविधा होना चाहिए। यहाँ कुंड और नीचे की एक और यज्ञशाला है, वो जगह नीचे की भी गड्ढे पड़ रहे हैं, वहाँ पे सारी व्यवस्था बिगड़ रही है। यजमान बहुत दुखी होता है जब हवन पूजन करने के लिए आता है, श्रद्धा भक्ति के साथ में आता है, तो वहाँ उससे वैसी व्यवस्था नहीं मिल पाती है। वो 350 रुपये दे रहा है, उसकी सुविधा के लिए दे रहा है अपने को, तो अपने को क्या लग रहा है, एक बार सही हो जाता है तो 6 महीने तक कुंड कंप्लीट रहते हैं। मेरी भानेज आई थी, उसको भी मैं दर्शन कराने गई, मैं खुद वहाँ देखी हवन कुंड इतने खंडित हैं, मन बहुत व्यथित हो गया कि ऐसे खंडित पे कैसे पूजा हो रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं उन पंडित लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि वो क्यों करवा रहे हैं, क्यों नहीं प्रशासन को कहते हैं कि इस पे आपका नहीं पूजा होनी चाहिए तो हम नहीं कराएं। तो दोष मैं मानती हूँ कि जो हवन करने आ रहा है उसको तो इतनी चीज़ों के बहुत कम लोग होते हैं जिनको पूरी शास्त्र का ज्ञान हो, पर बहुत लोगों को जिनको ज्ञान नहीं है वो तो हवन करें, तो दोष तो सारा उन पे आ रहा है जो करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3,673 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। यहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथ लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के जीवन में खुशहाली लाना मेरा लक्ष्य है। कमलनाथ से कुछ मांगो तो वो कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर जा। आप बताओ, रोने वाला मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? अरे जोर से बताओ। रोते ही रहता था भैया, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। सुनो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जनता की सेवा करने की तरफ दिल में होती है तो रास्ता निकल जाते हैं। और आज मैं कह रहा हूं खरगोन वालों, महाकाल महाराज के आशीर्वाद से आपकी सेवा के लिए मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं करूंगा। बुरहानपुर में भारतीय मजदूर संघ ने संबंधित राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अखिल भारतीय व प्रदेश के आह्वान पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा बुरहानपुर ने एमपी को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सांसद को सौंपा। जो ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री के नाम से दिया है, इस ज्ञापन को माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ला दिया जाएगा। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है
वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ, अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका।